हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं डेली इसके एग्जाम के एनालिसिस करवाऊंगी और जो एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मैं आज के एग्जाम का एनालिसिस करवाना शुरू करूं उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूं और दिल्ली पुलिस और एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं अपने चैनल पे एसएससी के जो भी एग्जाम चल रहे होते हैं उसके एग्जाम के एनालिसिस करवाती हूँ और जो मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी आपके साथ, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। तो आज के पेपर के बारे में मैं बात करूं तो जनरली जो स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है पेपर, जो सही अटैम्प्ट मैं कहूँगी वो 60% टू 75% किया है। जनरली जो मैक्सिमम अटैम्प्ट सही गया है वो 65% टू 75% गया है। और अगर मैं पेपर का लेवल कहूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, तो मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं। वैसे जो पेपर्स जैसे जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी वैसे ही पेपर पूछे जा रहे हैं जो कि इनसे एक्सपेक्टेड था। तो जैसा प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं वैसे ही इनसे पूछे जा रहे हैं। आज भी पेपर वैसा ही आया, जिसमें कि जीके जीएस में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर में मैं बात करूं तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड 2010 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और एमएस एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 2007 के वर्जन से भी, एमएस वर्ड का 2007 के वर्जन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मेन फोकस आपका एमएस वर्ड का 2010 और एमएस एक्सेल होना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख के एग्जाम में भी इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। की वर्ड से भी, की वाले जो क्वेश्चंस हैं उस वो क्वेश्चंस भी आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मीन्स 10 तारीख को एक क्वेश्चन पूछा गया है और आज फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे की पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्लियर है? कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही ध्यान देना है। बाकी इंग्लिश में अगर आप एसएससी का लेवल देखेंगे, जिस तरीके क्वेश्चन पूछता है वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा है। मतलब आप इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं। प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश की क्या प्रिपरेशन है। मैथ्स और रीजनिंग का भी वही है, जैसा पेपर में आता है क्वेश्चंस वैसा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपका एनफ तैयारी है। बाकी आज मैथ्स में किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि एडवांस ट्रैग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डाटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड था। मीन मीडियन मोड से 10 तारीख को भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और आज भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेंसुरेशन पे सिलेंडर पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अलजेब्रा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला है, बट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। और सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बट क्या है कि वहाँ पे जो नंबर है उसको भी चेंज किया गया है और जो साइन है उसको भी चेंज किया गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कम समय में इसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था इसे सॉल्व करना। तो आप थोड़ा सा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इजी है। 10 तारीख को भी टाइम एंड वर्क से इजी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मिक्सचर और एलिगेशन से 8 क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 10 तारीख को भी पूछा गया था। मीन्स प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं डेली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ भी रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको इस एनालिसिस के बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगी। और आज में आया हुआ क्वेश्चंस मुझे टूटा फूटा रूप में मिला है, जिसको मैं सॉल्व करके अलग से दे दूंगी। अभी इस वीडियो में तो आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी जो टूटा फूटा थोड़ा सा आधा अधूरा सा जो क्वेश्चन मिला है मैं आपको ज़रूर इसे सॉल्व करके दूंगी। और डेसिमल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। नंबर सिस्टम पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपके साथ उस क्वेश्चन को शेयर करूँ। क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/5 देन साइन थीटा इज।
आप सबको पता होगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/5 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 5/2। और इस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाएगा तो 2 कोसेक थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी 2/5 प्लस 5/2 मीन्स 29/10 मिल जाएगी, जो कि कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 29/20। और मैं इस कोसेक थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा मीन्स साइन थीटा हो जाएगा 20/29। ये आप ओरल वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट करके बता सकते हैं। बट अगर आपको डिटेल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखिए, आप जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होगी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2/5, ठीक। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 2/5 को मैं इधर भेजूंगी तो हो जाएगा 5/2 मीन्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हो गई 5/2। किसी को डाउट नहीं है। अब जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/5 है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मैंने आपको अभी निकाल के बताया है कि 5/2 हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 2/5 प्लस 5/2, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 10 हुआ, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25, आपको मिल जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 29/10। ये 2 कोसेक थीटा की वैल्यू है, तो मीन्स कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 29/20। 2 यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में जिससे कि 29/20 हो जाएगा। और साइन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, 1 कोसेक थीटा करेंगे तो मुझे साइन थीटा मिलेगा जो कि वैल्यू हो जाएगी 20/29। मैंने काफ़ी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और आप सबको अब क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एग्ज़ाम में जो मैंने पहली अप्रोच के साथ आपको बताया था वही अप्रोच होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और अभी मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। और एग्ज़ाम में आज एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था जो कि मैं समझती हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने सही इसका जवाब दिया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, a loan is to be returned into equal yearly installments if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is rupees 5,808. Then total interest charge in this scheme is। कह रहा है कि एक स्कीम के तहत कोई पैसा लोन के रूप में लिया जाता है जिसे रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। इसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 5,808 रुपीज़ का है, तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई पैसा अगर लोन के रूप में लिया जा रहा है तो अगर इसे 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में देना है तो मतलब आज मैं कोई पैसा लोन के रूप में ले रही हूँ, तो जब 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो एक इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ जो कि 5,808 रुपीज़ का है। फिर 1 साल कंप्लीट होगा मीन्स आज से 1 साल, फिर 1 साल मीन्स आज से 2 साल कंप्लीट होगा, तो फिर मैं 5,808 रुपीज़ दूंगी और उस टाइम पे 5,808 रुपीज़ जो 2 साल कंप्लीट होने पे दूंगी, उस समय मेरा जितना भी लोन का बकाया है वो क्लियर हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब मैंने अमाउंट के रूप में ओवरऑल कितना रुपया दे दिया है 11,616 रुपीज़। एक साल में 5,808, फिर दूसरे साल में 5,808। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है कंपाउंडेड एनुअली है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब ये जो इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा रिटर्न हो रहा है, भले मैं क्लियर तो निकाल ली कि अमाउंट के रूप में मैंने 11,616 रुपीज़ दिया है, बट मुझे जब इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे इस अमाउंट से क्या करना होगा,
इस लिए हुए लोन का इस प्रिंसिपल को करना होगा माइनस। ठीक, वहाँ से तो मैं इजीली इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट बात ये आती है कि मैं इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कैसे करूँ, ये प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करूँ। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो क्योंकि 2 साल में इसका बकाया क्लियर हो रहा है, तो 2 साल के लिए आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए, अमाउंट से प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए और प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा, फाइनल इससे माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, हो गया। बट यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा आप रिटर्न कर रहे हैं वो कंप्लीट 2 साल होने पे आप 11,616 रुपीज़ नहीं रिटर्न कर रहे हैं। आप पहले 5,808 रुपीज़ के रूप में 1 साल में आपने क्लियर किया है, उसके बाद आपने 5,808 रुपीज़ 2 साल में क्लियर किया है। मतलब आपने 2 बार में इसका पैसा दिया है अमाउंट के रूप में 5,808 रुपीज़ और 5,808 रुपीज़। अब बताइए, जब आपने 1 साल में 5,808 रुपीज़ क्लियर कर दिया है तो उसका तो इंटरेस्ट आप देंगे नहीं उसके अगले साल, तो यहाँ से आपको जो ओवरऑल इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा कम पड़ेगा, थोड़ा कम लगेगा, लेकिन कितना लगेगा उसे कैलकुलेट करना होगा। इसी कैलकुलेशन के लिए आप एक बात ध्यान दीजिए, मुझे ये तो पता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है, लेकिन ये प्रिंसिपल निकालने के लिए आप इस प्रिंसिपल को, जो लिया हुआ लोन है, इसे 2 भाग में बांट दीजिए। मतलब मैंने जो लोन लिया इसे P1 और P2 के भाग में रख दिया। अब किया क्या है कि ये जो P1 भाग है ना, जो लोन का पैसा, जब 1 साल कंप्लीट हुआ तो मैंने इसका जो P1 पैसा है इसका 5,808 रुपीज़ के रूप में, अमाउंट के रूप में पैसा दे के सारा बकाया क्लियर कर दिया। मीन्स ये जो P1 भाग है ये सब क्लियर हो गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, लोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, 1 साल में क्लियर। अब ये जो प्रिंसिपल का P2 भाग है, ये P2 भाग 2 साल में ये 5,808 रुपीज़ दिया और ये भी क्लियर हो गया। मीन्स P1 भाग 1 साल में क्लियर हुआ, P2 भाग 2 साल में क्लियर हुआ। इससे मैं ईजिली फॉर्मूले पे रख के P1 और P2 फाइंड आउट कर सकती हूँ, और P1 और P2 जो मुझे मिलेगा उससे मैं फाइनल इसका प्रिंसिपल, जो लोन लिया हुआ पैसा है, वो पता कर लूँगी और उसे मैं कर दूँगी अमाउंट से माइनस, और मुझे पता चल जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है। क्लियर है? तो अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल के लिए जो P1 भाग का 1 साल का पैसा है 5,808 रुपीज़, तो 1 साल के लिए आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इसका अमाउंट तो क्या हो जाएगा 110%। 1 साल में तो सिंपल हो या कंपाउंड हो सब एक ही बात होती है। 110% ऑफ P1 इज इक्वल टू 5,808 रुपीज़, ये 1 साल का अमाउंट है। ठीक, अब यही P2 का 2 साल का अमाउंट कितना होगा, यही 5,808 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप इससे विथ इंटरेस्ट रखेंगे P2 के साथ तो कैसे रखेंगे, क्योंकि 2 साल का है ये पैसा, तो 110%, जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 110% का यहाँ स्क्वायर काम करेगा। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल का अगर आपको 1 साल का, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1 साल का अगर अमाउंट बताना है तो 110% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, और यही अगर आपको 2 साल का प्रिंसिपल का अमाउंट बताना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 110% का स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल, वो हो जाएगा उसका अमाउंट। यही 3 साल का निकालना होता तो आप क्या करते, 110% का क्यूब करते ऑफ प्रिंसिपल, वो हो जाता उसका अमाउंट। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। अब बाकी अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अदरवाइज आप अपना फॉर्मूला भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉजिक तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। अब P1 और P2 फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 110% है, इसे हम मैं लिख सकती हूँ 110/11, सॉरी 110/100, और 110/100 को मैं शॉर्ट में लिखूँगी क्या, 11/10 लिख सकती हूँ। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5,808 इंटू 10/11, ये 10 न्यूमरेटर में यहाँ चला गया और जो 11 है ये डिनोमिनेटर में यहाँ चला गया। ठीक, इसी तरीके से इसे सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, 110/100 जो कि 11/10 हो जाएगा, और 11/10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर जो कि इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा 11 स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं है,
तो इस तरीके से मुझे P2 मिल जाएगा। और P1 प्लस P2 करना है तो क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड करूँगी। आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, 5808 इंटू 10/11, ये दोनों में ही कॉमन है। तो मैं इसे अगर कॉमन आउट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5808 इंटू 10/11 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 10/11, जो कि मैं अभी से रब करके करती हूँ। आपको P1 प्लस P2 जो मिलेगा वो मिलेगा 5808 इंटू 10/11, ये कॉमन आउट हो गया है। और आपको बचा क्या है, 1 प्लस 10/11, जो कि 1 प्लस 10/11 अपने आप पे क्या है, 21/11 है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 11 से पहले मैं इसे कट लगाऊंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 528। और फिर से मैं 11 से इसे कट लगाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा 48। ठीक है, ये न्यूमरेटर में मुझे 48 मिला है, तो फाइनल मुझे 48 इंटू 10 इंटू 21 ये मिला। ये P1 प्लस P2 मीन्स P मीन्स इसका फाइनल प्रिंसिपल लिया हुआ पैसा लोन के रूप में। इसे कैलकुलेट करूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 10,080, ये मुझे प्रिंसिपल के रूप में मिल गया। इससे मैं क्या कर दूं, इसका जो ओवरऑल अमाउंट है, जो कि अमाउंट के रूप में क्या है, 11,616 रुपीज़ है। 5,808 का डबल, क्योंकि 2 किस्त में पैसा दिया गया है, तो 5,808 प्लस 5,808 मीन्स अमाउंट हो गया 11,616। इसमें से मैं इसके प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, मीन्स 10,080 को माइनस कर दूं, तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 1,536। सिंपल था, बढ़िया था। आई होप सपोज सब क्लियर समझ में आया है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये आज का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप सबको क्लियर है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर आर 14.35 मीटर एंड 11.55 मीटर रिस्पेक्टिवली, and how many minimum number of square tiles would be required to cover it completely। देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया है प्रीवियस ईयर में, और जब मैं इसे सॉल्व करवा रही थी तभी बताई थी कि ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के करवाए हैं वो आपको सब इजीली मिल जाएंगे। सबका सॉल्यूशन मैंने काफ़ी डिटेल में शॉर्ट फॉर्मूले के साथ दिया है। यहाँ पे क्या है कि इसका आपको बताना ये है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल अप्लाई किया जाए इस फ्लोर में कि इस फ्लोर को कम्प्लीटली वो ढक सके। तो देखिए क्या है कि आप जो स्क्वायर टाइल अप्लाई करेंगे वो इसकी एरिया पे ही करेंगे, ठीक है, और इसे कम्प्लीटली ढक सके इसके लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी जो इसका स्क्वायर टाइल की जो साइड्स होने चाहिए वो इसकी लेंथ और ब्रेथ का फैक्टर होना चाहिए, तभी तो वो उसे पूरा कंप्लीट ढक पाएगा। और क्योंकि आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल बतानी है तो इसका मतलब जो इस स्क्वायर टाइल की साइड होनी चाहिए वो इसकी लेंथ और ब्रेथ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लेंथ और ब्रेथ से मुझे इसकी साइड, स्क्वायर टाइल की साइड मिल जाएगी। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल बतानी है तो आप समझ सकते हैं कि इस फ्लोर की एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, जो फ्लोर का एरिया लूँगी जो कि इसकी लेंथ 14.35 और 11.55 को मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल से मिलेगी। और क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है तो इसकी साइड आप जान रहे हैं कि HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, HCF का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं फ्लोर की एरिया में से मैं स्क्वायर टाइल की एरिया को डिवाइड करूंगी तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे जो कि मुझे बताने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पता चल जाएंगे क्योंकि मैंने इसका जो टाइल है, इस टाइल का जो साइड लिया है वो हाईएस्ट साइड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया है,
इसलिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पता चल पाएंगे। तो अब करना ये है कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूं, जो कि मुझे इसका HCF भी साथ में निकालना है, क्योंकि HCF अभी तो मैंने निकाला नहीं, अब इसे सॉल्व करके निकालना होगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, लेंथ और ब्रेथ को मीटर के बजाय मैं सेंटीमीटर में लिख देती हूँ। इससे क्या होगा कि कुछ भी डेसिमल में नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से करिए, आपको मीटर में सही लग रहा है तो मीटर में भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सेंटीमीटर में रख दिया। इसकी एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में मिल गई। अब इन दोनों का HCF निकालना है। ईजिली आप देख के बता सकते हैं कि इसका एक फैक्टर 5 तो होगा ही, दूसरा फैक्टर इसका होगा 7। और इस तरीके से आपको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा 5 × 7 मीन्स 35 मिलेगा। और क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 × 7 मीन्स 35 है, तो इस स्क्वायर टाइल की एरिया क्या हो जाएगी, इस 35 का स्क्वायर। तो इसे हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इससे मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल मिल जाएगा। अब इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। इसे आप 35 को जब यहाँ कट लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 41, और इस 35 में आप यहाँ कट लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 33। आपको ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगी 41 × 33 मिलेगी। मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स का जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, जो ऑप्शन 1 है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 41 में 33 को मल्टीप्लाई करिए, आपको 1353 मिलेगा। बट इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है, आप यूनिट डिजिट के आधार पे बता दिए कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स इट। बस सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। आई होप सबको क्लियर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आज पूछ लिया गया है। उम्मीद है कि आपके आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही थी तो दूसरे बैच में भी आए हुए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। तो चांसेस हैं कि आपके अगले पेपर में भी ये पूछ ले। तो आप अपनी तरफ से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करके रखिए, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे हैवी क्वेश्चन इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है, जिसको मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया है। देखिए, इसका वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। आपको बेस का डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, मीन्स रेडियस इसका क्या हो गया, 10 हो गया। डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस इसका 10 हो गया। अप्लाई करेंगे फॉर्मूले पे तो क्या करेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू, 10 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस 10 निकला है तो 10 का स्क्वायर इंटू हाइट 8 दिया हुआ है तो इंटू 8 हो गया। आप 22 × 10² × 8 जब करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 17600। ये वैल्यू आपकी आती है इन सब का मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2500.285। अप्रॉक्सीमेट में आप डेसिमल के 2 स्थान तक वैल्यू बताना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी 2514.29। बहुत सिंपल था, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते रहे। तो आई होप मैंने जितने भी आज के आए हुए क्वेश्चंस आपको दिए हैं सब इजीली समझ में भी आए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसके लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आज प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़रूर से आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप चेक करिए और इसे आप सॉल्व करिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको वहाँ से उसका डिटेल कंसेप्ट विद शॉर्ट फार्मूला मिल जाएगा। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट होता है या अपना आपको कोई भी एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। थैंक यू।